Good evening, friends. Welcome. And today we have the fiery Kajal Hindustani back with us. It's very rare to get her on with us in our sessions because she's always traveling and spreading awareness, especially about love jihad. And there are certain new developments in the Love Jihad case, which she will be speaking about today. And also, very importantly, about a serial in which an Inspector Avinash is shown, or rather shown in a discontorted way where the truth is not coming out. So she will be speaking about this and also about the Shah Rukh Khan Boulevard in Dubai beach. Okay, so we'll be talking about this. Welcome, Kajal, and thank you so much for joining us. जी, धन्यवाद मीना जी, नमस्ते। आपकी ऑडियंस को भी हमारा नमस्ते। सभी भाई-बहनों से हम क्षमा प्रार्थी है कि हम कई बार जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हमेशा जो मीना जी कैंडिड मीना के साथ मेरा दिल हमेशा जुड़ा हुआ है। Thank you so much. थैंक यू। Yeah, thank you. So, Kajal ji, you have been under immense attack. So, there was one tweet which I read in which it was said that the Bollywood mafia is targeting you because you are vocally giving the awareness message about love jihad, and that Urdu wood mafia is breaking the agenda. So, everybody is saying that, see, you are doing a brilliant job of spreading awareness. And also, you have tweeted about the Love Jihad web series on Inspector Avinash, how they are trying to fool the audience by showing that it is it is for the Hindus, but actually it is an attack on us and the Sanatana Dharma. जी, जी। मीना जी, क्या होता है ना कि बॉलीवुड का एक एजेंडा है कि बर्बाद करना है हिंदुओं के परिवार को। मैंने कई जगह ये बात एक्सप्लेन भी करी है कि 25 वर्ष तक की युवा बच्चियों को बॉलीवुड बिगाड़ता है। 25 से 35 वर्ष की जो शादीशुदा महिला है, उसको एकता कपूर जैसी महिलाएँ ज़ोया अख्तर जैसी महिलाएँ अपने टीवी सीरियल और फ़िल्मों के माध्यम से बिगाड़ती है, और जो वर्किंग विमेन है, उनको बिगाड़ने का काम जो है वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म करता है। तो इसमें मेरे बहुत से वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं एक सूरत के कार्यक्रम में थी, उसमें मैं जब बोल रही थी लव जिहाद के विषय में, और जब मैं हमारी योद्धा रानियों के विषय में बोल रही थी, और मैं बोल रही थी कि बॉलीवुड वाला कभी रानी चिन्नम्मा पर आपने देखा फ़िल्म नहीं बनाई, हाँ, रानी अब्बक्का पर फ़िल्म नहीं हाँ, बनाई, हाँ, रानी दुर्ग आई एम रियली सॉरी, एक कॉल आ गया। रानी no, it's दुर्गावती okay. पर फ़िल्म नहीं बनाई है, Hmm. रानी कमलावती पर फ़िल्म नहीं बनाई है, रानी नायिका देवी पर हमारे गुजरात में गुजराती में फ़िल्म बनी है, बट बॉलीवुड ने नहीं बनाई है। तो अगर हम देखें कि क्यों बॉलीवुड ऐसी फ़िल्में नहीं बनाता, बॉलीवुड ने पद्मिनी के जौहर को भी किस तरह से दिखाया, नाम वो पद्मिनी के नाम से था, विरोध किया तो रानी पद्मावती के नाम से फ़िल्म बना दी। लेकिन अब देखो कितना सिस्टमैटिकली बॉलीवुड हमारे दिमाग से खेलता है कि जब वो रानी पद्मिनी पर फिल्म बनी थी पद्मावती, तो उन्होंने उस वक्त दीपिका और रणवीर सिंह जो है, वो उस वक्त के हॉट कपल थे। इन दोनों का जो है अफेयर चल रहा था। अब Hmm. बाद में इन लोगों की शादी हुई है, तब तो शादी नहीं हुई थी रणवीर सिंह और दीपिका की। तो इन्होंने जानबूझ के जो खिलजी का रोल है वो रणवीर सिंह को दिया कि Hmm. पब्लिक चाहते हुए भी नफरत ना कर पाए खिलजी से, पब्लिक चाहते हुए भी खिलजी को प्यार की तरह ही देखे, हाँ, क्योंकि वो रियल लाइफ में दीपिका का बॉयफ्रेंड था। हाँ, तो absolutely. एंड दे वर टॉक ऑफ टाउन, राइट? उस समय Hmm. उन्हीं की ही बातें होती थी, हर किसी को मतलब दीपिका और रणवीर बनना था और उनके जैसी जोड़ी बनना था, और धाए धाए करके सारी फिल्में उनकी हिट हो रही थी। तो आप देखो कि खिलजी का रोल उसको दिया, लेकिन पब्लिक को खिलजी से नफरत नहीं हो रही थी, पब्लिक को Hmm. खिलजी से प्यार हो रहा था। हमारी जो युवा बच्ची, उसको खिलजी अच्छा लग रहा था। और आप ये इंस्पेक्टर अविनाश फ़िल्म देख, अभी जो वेब सीरीज़ आई, तो मैंने उस पर ब्लॉग लिखा है कि कैसे अविनाश मिश्रा जो है, वो पहली बात तो इसमें लिखा है कि ये यूपी के इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की घटना पर, जीवन पर आधारित है। यदि ये सत्य घटना पर आधारित है, तो क्या अब इसमें दिखाया है कि अविनाश मिश्रा या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो शराब पीते हुए ही, मतलब पुलिस स्टेशन में घूमती है, पूरे दिन बोतल साथ में रखते हैं, पुलिस की ही गाड़ी पर जिसपे पुलिस का मार्क लगा है, उस पे ही वो बोतल रखकर ग्लास खोलकर पीना शुरू कर देते हैं। फिर ये बताया है कि जो बाहुबली है, उनको ये सेकंड चांस देता था। मतलब
ये इसमें ये बताया गया है कि पुलिस को अपराधियों को सेकंड चांस देना चाहिए, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको कोर्ट के हवाले, जेल के हवाले नहीं करना चाहिए, आप उनको सेकंड चांस दो और फिर हिंदू लड़कियों से उनकी शादी करवा दो। ये इसमें दिखाया गया। ये थे कि ये जो है, फिर ये कनेक्शन दिखाया कि वो जो बाहुबली है बरकत अली, वो उसकी तारीफ कर रहा है कि भले वो पहले बाहुबली का मेन शूटर रहा, लेकिन अब वो क्योंकि मुझे सारा इंफॉर्मेशन ला के देता है और यही हमारी ताकत है, यही इस देश की ताकत है। मतलब सिस्टमेटिकली एक अपराधी को ये लोग उसके कृत्य को व्हाइट वॉश कर कर उसको देशभक्त बता रहे हैं कि भाई ये अपराधी तो अब हमको अंदर की इंटरनल खबर दे रहा है, ये तो हमारा खबरी है, इसलिए ये तो देशभक्त और इनकी वजह से देश चल रहा है, इनकी वजह से पुलिस चल रही है। तो फिर मुझे तो ये जानना है कि क्या इस तरह के अपराधियों को खबरी बनाया जाता है और अपराधियों के सारे अपराध माफ हो जाते हैं? और ये भी बताते हैं कि हिंदू लड़की जिसका नाम पर्टिकुलर काजल हाँ, रखा वो हुआ है। मैंने नोटिस किया। हाँ। यस, क्योंकि इनको पता है कि इनकी वाट तो लगाते हैं हम लोग, हर जगह हम्म कार्यक्रम करते हैं, इनको टारगेट करते हैं हम्म हम लोग। तो इन्होंने ये नाम, खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग लिख रहे थे कि जानबूझ के आपका नाम इसमें हम्म डाला हुआ है लव जिहाद के साथ। मैंने हम्म कहा वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इश्यू बड़े होते हैं तो छोटी चीजें माइंड नहीं करते। हाँ, एब्सोल्युटली। उन्होंने जो भी नाम रखा हो, लेकिन इसमें ये दिखाया, उसमें एंड का डायलॉग आपने वो क्लिप में देखा कि वो क्या बोल रहा है इंस्पेक्टर अविनाश, कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता हम्म और प्यार में कभी धर्म बीच में आना नहीं चाहिए। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि हम लोग जैसे इनकी छवि को एक्सपोज कर रहे हैं पब्लिक के सामने कि ये क्रिमिनल होते हैं, ये आतंकवादी होते हैं, तो वो हमारे फ्रेजाइल माइंड से ये स्लो पॉइजन जो है हमारे दिमाग में डाल रहा है, लड़कियों के दिमाग में डाल रहा है कि अपराधी हो गया तो क्या हो गया, क्रिमिनल हो गया तो क्या हो गया, तुमसे प्यार करता है ना, प्यार में तुम अपराध भी मत देखो और उसका धर्म भी मत देखो, और तुम उससे शादी कर लो, वो तुम्हें खुश रखेगा। इसमें मतलब बिल्कुल सिंपैथी दिखाई है क्रिमिनल के हाँ प्रति। हाँ। फिर इसमें एक ये बात, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम जब तक नोट नहीं करेंगे ना इनकी ऐसी हरकतों हाँ, को, तब तक ये एक्सपोज नहीं लोग होंगे, समझेंगे नहीं। लोग समझेंगे नहीं। हम्म, फिर इसमें ये बताया है कि लड़की का परिवार जो है अपना नहीं रहा, मतलब लड़की का परिवार एक मुस्लिम गुंडे आतंकवादी को अपनाएगा, ये तुम कहना चाहते हो। और फिर कहता है प्यार का कोई धर्म नहीं होता, तो प्यार का धर्म होता ही नहीं है, प्यार का मजहब ही होता है, और वो मजहब जो है उसको धर्म स्वीकार नहीं है, उस मजहब वाले के लिए वो धर्म जो है वो काफिरों का धर्म है, और वो मजहब वाला ही जो है वो प्यार के बीच में अपने मजहब को ले आता है और काफिरों को काटना, मारना, धर्मांतरण करवाना, निकाह करवाना, नाम बदलना, बच्चे पैदा करना, वो सब मतलब कि सिखाता है इनका जो मजहब है। तो कैसे बड़े प्यार से एकदम तीली लगा दी उसने, और हम्म पब्लिक को लगा अरे वाह क्या अविनाश मिश्रा, ये तो धाए धाए शूट करता है, स्पेशल टास्क फोर्स में है, और ये तो मतलब क्रिमिनलों को ठोक देते। मतलब आप देखो कि किस तरह से इस वेब सीरीज के माध्यम से ये जिस तरह की गंध जो बॉलीवुड हमेशा हम्म दिखाता है। दूसरा क्या है, वेब सीरीज में नशा दिखाया है, पुलिस खुद नशा कर रही है, तो जब पुलिस खुद नशा कर रही है तो वो नशा कैसे कंट्रोल करेगी। दूसरा दिखा रहे कि पुलिस खुद लव जिहाद करवा रही है, मतलब पुलिस को भी ये बोल रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कों का हिंदू लड़कियों से तुम शादी करवाओ, क्योंकि कई बार क्या है ना, हम लव जिहाद के केस में पुलिस का बहुत बड़ा हाँ रोल जी। आता है। हाँ, पुलिस एक तरह से कई जगह हमको काउंसलर की तरह भी हेल्प करती है, कई जगह पुलिस लड़कियों को लेकर आती है, तो पुलिस सबसे मेन रोल पुलिस का होता है लव जिहाद की मैटर में। तो ये पुलिस को कह रहे हैं कि भाई तुम शादी करवाओ ना यार, तुम क्या इन प्यार के पीछे धर्म के चक्कर में पड़ रहे हो, प्यार जो है वो उसमें धर्म नहीं देखा जाता, ऐसा करके पुलिस का भी माइंड वॉश कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। हाँ, क्योंकि अविनाश बिल्कुल। मिश्रा की जो स्टोरी दिखाई गई है, या जैसे लोग पुलिस वालों को बनना होता है ना सिंघम, हम्म पुलिस वालों को बनना होता है भौकाल, पुलिस वालों को मचाना होता है भोकाल, या पुलिस वालों को बनना है कुछ और ऐसी इंस्पेक्टर पर और एएसपी पर और एसीपी पर बहुत वेब सीरीज बनी है। तो वो जो पुलिस वाले जो हेल्प कर रहे हैं उनका भी ब्रेन वॉश हो के यार तुम ये क्या कर रहे हो, अविनाश मिश्रा भी तो हेल्प करता था। तो मुझे ये जानना है सच में कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का अविनाश मिश्रा 1998 के समय में लव जिहाद करवाता था अपनी पद और पावर का दुरुपयोग करके? क्या वो आरोपियों को अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर कर अविनाश मिश्रा छोड़ देता था और उसको अपना खबरी बनाकर फिर उससे हिंदू लड़की का शादी करवाता था और उसको देशभक्त भी बना देता था? क्या अविनाश मिश्रा खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही जजमेंट दे देता था, वो डिसाइड करता था? अविनाश मिश्रा का ये काम था कि आरोपी को पकड़ो और बाकी की प्रक्रिया जो कानून के हिसाब से चलती है वो न चलाकर अविनाश मिश्रा खुद डिसीजन लेता था।
तो इसमें जिस अविनाश मिश्रा इंस्पेक्टर के जीवन काल पर ये मूवी जो बनी है, यदि ये गलत है तो अविनाश मिश्रा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अविनाश मिश्रा खुद इसका संज्ञान ले। यदि वो ऐसा कर रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को निवेदन है कि इसकी जांच हो, और यदि ये गलत दिखाया गया है, फिल्म में गलत फिक्शन डाला है रियल लाइफ का दिखा के, तो फिर इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को इन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर, स्क्रिप्ट राइटर, इन सब पर केस ठोकना चाहिए। हाँ, और बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को जो बदनाम करने की कोशिश करी है, उनको भी इन पर केस ठोकना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप रियल स्टोरी के नाम पर फिक्शन नहीं दिखा सकते। यही इन्होंने केदारनाथ में किया था। हाँ। केदारनाथ फिल्म जो थी वो प्राकृतिक आपदा पर फिल्म थी, नेचुरल डिजास्टर आया था, मगर नेचुरल डिजास्टर में इन्होंने गंदी सी लव स्टोरी घुसेड़ दी कि पंडित की बेटी वो खच्चर टट्टू चलाने वाले मुसलमान के साथ भाग जाती है केदारनाथ की यात्रा करते करते। Yes. या तो रियल है तो उसको रियल रखो, और यदि आप फिक्शन बना रहे हो तो लिखो फिक्शन है, लेकिन रियल का बोलकर उसमें गंदा सा फिक्शन घुसेड़ देते हो ताकि पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाए, पब्लिक समझे कि यार ये तो रियल था। तो ये तो पब्लिक के साथ बहुत बड़ी ठगी है और ये तो बहुत बड़ा क्राइम है यदि उसने इंस्पेक्टर मिश्रा के, अविनाश मिश्रा के जीवन काल पर इतना बड़ा झूठ पिरसा है तो। या आप शायद आप एक चिट्ठी भी लिख सकते हो चीफ मिनिस्टर को इसके बारे में, काजल। जी, हम करेंगे, हमने वो तैयारी अभी हम लोगों की अब शुरू हो गई है। हाँ, फिर एक और यहाँ इसके कनेक्शन में ही एक क्वेश्चन, काजल। अभी ये सुन रहा है कि बीजेपी टॉप लीडरशिप एक डिसीजन ले रहा है कि 12 बॉलीवुड लोगों को अब लोकसभा सीट्स देंगे 2024 में, और इसके टॉप में है अक्षय कुमार, अजय देवगन, अनुपम खेर, कंगना, सनी देओल, कैलाश खेर और आर माधवन। तो जैसे आपने बोला अभी जो इंस्पेक्टर के बारे में, उसी तरह जब अक्षय कुमार जो भी फिल्म में एक्ट किया है उसमें सब सनातन धर्म के ये मजाक उड़ाया है, फिर भी ये लोग बीजेपी इसके पीछे पड़ा है। उसका अभी जो कैनेडियन वीजा है, कैनेडियन सिटीजनशिप है, वो भी कैंसिल किया। क्यों बीजेपी इन लोगों के पीछे पड़े हैं? मीना जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग है ना ऐसी अफवाहें भी उड़ाते हैं, क्योंकि अब जब चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी को एनी हाउ इनको एंटी हिंदू दिखाना, और इनको ये दिखाना है कि बीजेपी में जो मोदी गवर्नमेंट है वो तो बहुत ज्यादा तुष्टिकरण करते हैं, तृप्तिकरण कहते कहते। पर आप देखिए कि हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने किया है। मैं बचपन से वैष्णो देवी जा रही हूँ मीना जी। मैं 2014 के बाद जब नरेंद्र भाई आए, आपको पता है वैष्णो देवी में ढंग की वॉशरूम नहीं थी, वहां इतनी गंदगी थी, वहां जाना बहुत मुश्किल हो जाता। कितनी सुविधाएं वहां पे मोदी जी ने करवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर की कितनी सुविधाएं करवा दी, पूरा कॉरिडोर बना दिया। हमारे द्वारका में इतना बड़ा मुसलमानों का अवैध अतिक्रमण, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भूमि अतिक्रमण यहाँ पे गुजरात में बेट द्वारका में साफ किया, और वहां पर भी कॉरिडोर बन रहा है, और विश्व की सबसे बड़ी कृष्ण भगवान की प्रतिमा वहां पर लगने जा रही है। अयोध्या में भी हमने देखा कि देखिए कुछ भी हो, मौजूदा सरकार का सपोर्ट था, इसलिए हम अयोध्या में केस में हमें सफलता मिली है। सरकार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार थी, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। इसके बाद आप देखो कि मथुरा का केस अभी चालू है। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में जो हमें पता है विष्णु शंकर जैन जी और वो लोग जो केस लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा केस लड़ने के लिए क्या ऐसे ही कोई भी वकील लड़कर जीत पाएगा? पीछे से सपोर्ट होता है, चाहे केंद्र सरकार का सपोर्ट हो, राज्य सरकार का हो, हिंदू संगठनों का हो, तो ये सबके मिलकर होता है। मैं अकेली लव जिहाद में बच्ची को जाकर रेस्क्यू नहीं कर पाऊंगी। नहीं। मेरे साथ पूरी टीम है, पूरे संगठन है, बड़े बड़े योद्धा साथ में जुड़े हैं। अगर मुझे कोई लड़की रेस्क्यू करनी है महाराष्ट्र में, तो मैं रहती हूँ गुजरात में, मेरे पास यदि महाराष्ट्र का कोई केस आता है तो महाराष्ट्र की टीम मेरे थ्रू, भले ना वो फ्लो हुआ है, लेकिन वहां की टीम ने मेहनत कर कर वो बच्ची को बचाया है। तो ये टीम वर्क होता है। तो अगर ये लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि वो अपनी सोकॉल हिंदुत्ववादी पॉलिटिकल पार्टी लेकर आ रहे हैं, इससे हिंदुओं के वोट टूटेंगे, और उनका एक ग्रुप जो है ये 22-25 लोगों की एक राइट विंग की लॉबी, जिनको मैं राइट विंग नहीं रायता विंग कहती हूँ, कि वो लोग हर एक छोटी छोटी बात पर एसी कमरे में बैठकर टाइपिंग कर कर मोदी सरकार के खिलाफ लिखते। लेकिन इनको मैं बताती हूँ, तुम ग्राउंड पे, अच्छा बताओ अभी राजस्थान में
बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो पुलिस ये कह रही है कि माँ को कह रही है कि तुम्हारी 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो गया तो क्या हो गया, पैसे लो और मामला रफा दफा करो। क्या किसी बीजेपी स्टेट में ये पॉसिबल है? नहीं नो। पॉसिबल है। तुरंत एफआईआर होगी, वो सीधा जाएगा जेल में और तुरंत डिसीजन आएगा। लेकिन आप बताओ, अभी ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, हर छोटी बात पर एक एक छोटा छोटा पॉइंट पकड़ कर के आज तो मोदी इस मौलाना से मिला, या आज फलाना मौलाना से मिला, या आज मोहन भागवत जी ने ये स्टेटमेंट दिया। काम भी तो वही को कर रहे। तुमने कितनी लड़कियों को बचा लिया, तुमने कितनों के केस सॉल्व कर दिए, तुमने ग्राउंड पे क्या किया? बस एसी में बैठ के टाइप कर कर उनको दोष देना, ग्राउंड पर उतर कर काम करोगे तो ही पता चलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पर कितनी एफआईआर हो चुकी है, फिर भी मैं इतनी निडर होकर कैसे काम कर रही हूँ। हिंदू संगठनों का मुझे सपोर्ट है, धार्मिक संगठनों का मुझे सपोर्ट है, इसलिए मैं कर पा रही हूँ। और ये सपोर्ट मुझे, ये कोई 22-25 लोगों की जो ये टीम है जो हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते हैं, अपने आप को राइट विंग कहेंगे, फिर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी अब ये ले आए हैं कि ये बीजेपी के वोट डिवाइड करना चाहते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा भारत को नुकसान जो है ना इस देश में, कभी क्रिश्चियन ने और मुसलमान ने नहीं किया, मुगल ने और अंग्रेजों ने नहीं किया, हमारे अपने ही लोगों ने हमें हिंदूज। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो हमें भी ये समझना होगा कि ऐसी अफवाहें जब आती है और हम सडनली रिएक्ट करते हैं, लेट्स वेट, हम वेट करते हैं चुनाव तक का, हम देखते हैं कि क्या बीजेपी कर रही है। हमेशा आपने देखा है कि यदि ऐसे लोगों को भेजना भी है तो वो राज्यसभा में भेजती है, और यदि लोकसभा में भेजना है तो वो ऐसे एक दो, जैसे सचिन तेंदुलकर था या पीटी उषा है तो इनको जो है राज्यसभा से भेजा है, राइट। हेमा मालिनी है तो वो चुनाव एक अपना मथुरा से लड़े, सनी देओल है तो वो चुनाव दिल्ली से लड़े आई गेस, गौतम गंभीर जो है उनको दिल्ली से। तो कुछ सेलिब्रिटीज फेसेस को देना ही पड़ता है टिकट, क्योंकि उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी जो है वो भारत को और हिंदुत्व को पीछे रखकर बाकी सबको आगे रखेंगे। हाँ, उनकी कैबिनेट में कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं, या कुछ एक नेता लोग जो अलग अलग राज्य में है नेता, वो शायद कुछ एक जगह गड़बड़ करते होंगे, मगर सब ऐसे नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व पर मुझे लगता है भरोसा रखना भी चाहिए, क्योंकि हमने गुजरात का वो समय देखा है कि लड़कियां सूरज ढलने के बाद में घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। 6-6 महीने कर्फ्यू रहते थे यहाँ पे, और मतलब इतना मुस्लिम का यहाँ पे आतंक था। फिर हमने देखा कि 2014 के बाद अब हम सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मीना जी, उससे पहले हम इतना खुल के जय श्री राम भी बोल पाते थे। अभी स्टोन पेल्टर्स पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कार्रवाई होती है, बुलडोजर से घर गिराए जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में, तेलंगाना में जब ये सनातन धर्म के अंत की बात करते तो किस पर कौन सी एक्शन हो गई बताओ? नहीं हुई है ना। तो फिर जो ये अपने लोग हैं वो सदैव अपने ही लोगों को क्यों टारगेट करते हैं? उनका टारगेट सदैव ये होना चाहिए कि जो सनातन धर्म के अंत की बात कर रहा है उनको टारगेट करे, बजाय कि ये संघ को टारगेट करते हैं, ये बजरंग दल को टारगेट करेंगे, ये बीजेपी को टारगेट करेंगे, इसमें भी खास करके मोदी जी को टारगेट करेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। Yeah. Moving on to the next one, Kajal. See, we are talking about Shah Rukh Khan and his wife Gauri, who run many businesses together, and it is called Red Chillies Entertainment. Plus, उनका एक दूसरा business है दुबई में, जो उनका it is based on real estate firms to launch a massive project, a luxurious residential complex in front of the beach. Now, this one is going to be named the SRK Boulevard. तो इनका ये जो आप देखेंगे जो पैसा है वो किधर से आता है काजल जी? इतना पैसा कैसे आता है इस आदमी को? झूठ जो बोलता है कि जवान इज द बिगेस्ट सेलिंग मूवी व्हेन इट इज ऑल द थिएटर्स आर एम्प्टी, ये सब झूठ है। ये मुझे भी, मेरे लिए भी है ना बहुत विषय वैसा है कि भाई अभी ईडी को बोलो कि जैसे आज रणबीर कपूर को बुलाया है, वैसे किसी दिन अपने दरबार में शाहरुख खान को भी बुलाए। हम चाहते हैं कि शाहरुख खान और आमिर खान इनके दरबार में जाए और थोड़ी सी पूछताछ और इंक्वायरी इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सच में शोध का विषय है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कौन दे रहा है इतना पैसा। क्या बॉलीवुड का बहुत बड़ा कनेक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग कार्टेल इन बिजनेस के साथ? क्योंकि हमें पता है कि जो पैसा आता है वो सबसे ज्यादा पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग कार्टेल के थ्रू
फार्मेसी के थ्रू, ये जो है ये सबसे बड़े व्हाइट कॉलर जो है माफिया है। हम्म, अब कैसे कर रहे हैं, क्या कनेक्शन है, पता नहीं, गॉड हाँ नोज। और फिर आपको पता है चाइना का कनेक्शन आमिर खान के साथ तो बहुत स्पष्ट हमें हाँ दिखाई देता है। आप देखो ना कि जब ऐसे 2 टके के जर्नलिस्ट को चाइना करोड़ों रुपए पंप कर रहा है, जो अभी हम्म, खबरों में चल रहा है, इतने हम्म, जर्नलिस्ट का सामने आया, हम्म, और ये जर्नलिस्ट सारे नौकरी छोड़ने के बाद भी, आपको क्या लगता है मामूली यूट्यूबर ऐसी लाइफ, लेविश लाइफ कैसे सरवाइव जीते कर हैं। सकता है? और एक जर्नलिस्ट का हो के सैलरी कितना होगा? लाख, 2 लाख, चलो 3 लाख पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो क्या 3 लाख रुपए महीना कमाने वाला सालाना 36 और उसके ऊपर 30%, यदि 36 कमा रहा है तो ऊपर 30% टैक्स भी दे रहा होगा। तो आप मुझे बताओ कि 36 में से 10 तो टैक्स के चले गए, सालाना 26, 26 में से इतनी लेविश लाइफ कैसे जी रहा है? खर्चे होते हैं, इनकम होती है, गाड़ियां है, तेल भराना है, हाँ। तो ये प्राइवेट जेट करके ये लोग तो अभी 4-5 जर्नलिस्ट तो प्राइवेट जेट कर कर हाँ घूमने घूमने गए थे। अभिषार शर्मा कितने टाइम से काम धंधा बिना का बेरोजगार होके बैठा है, फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये क्या है ना कि आप भारत विरोधी काम करो, विदेश आप से आपको फंडिंग तो आ ही रहा है। अब विदेश से फंडिंग फंडिंग आ रहा है, बैठे-बैठे अपने ऐसी केबिन में भारत के खिलाफ लिखना ही तो है। तो ये तो देश के साथ गद्दारी है। हाँ और ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। हम्म, उनकी इनकम हो रही है, सामने वाला पैसा दे रहा है। अब जैसे हम्म, शाहरुख ने 1000 करोड़ कमाए तो उसने 30% टैक्स भर दिया। या कॉर्पोरेट, उसका हाउस है रेड चिली, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स में आएगा, ठीक है। हाँ हाँ तो वो कॉर्पोरेट टैक्स उसने चुकाया अपना, जो भी अपने जो भी इसका फिल्म का है या इसका जो प्रोडक्शन हाउस है। तो कॉर्पोरेट टैक्स चुकाने, जो इनकम ही नहीं हुई है उतना वो टैक्स चुका रहा है, तो इसका मतलब इसकी इनकम कितनी होगी कि उसको ये हम्म, इतना टैक्स देने में भी, यदि वो 300-400 करोड़ का टैक्स दे रहा है साल का, हम्म, तो ये तो बहुत चिंता का विषय, क्योंकि 300-400 करोड़ का उसको कोई ऐसा प्रोड्यूसर तो है नहीं कि उसको कोई फिल्में ऐसी मिले कि जिसमें वो फीस 300-400 करोड़ की ले रहा हो। और ये जो तो प्रोजेक्ट समझिए। है ये तो 18,000 करोड़ का है। हाँ, तो ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है हम्म, 18,000, क्योंकि इनकी कोई इनकम भी नहीं है। अब जैसे हम्म, राज कुंद्रा है तो राज कुंद्रा की कोई इनकम ही नहीं है। शिल्पा शेट्टी क्या कमा लेती है? वो जैसे कपड़े पहनती है, उसको पर एपिसोड का कुछ मिलता होगा 5-10 लाख रुपए, जो हम्म, डांस इंडिया डांस में वो आती है। हम्म, तो इससे ज्यादा तो मिलता नहीं होगा उसको पर एपिसोड। तो वो जिस तरह से अपने कपड़े पहनती है, उसका जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, तो राज कुंद्रा की तो कोई भी ऑन पेपर बिजनेस मेरे सामने, मेरे को तो ध्यान में नहीं है। तो ये कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं? और उसका तो दुबई में भी बहुत बड़ा बिजनेस था, या है शायद, वो वहीं का है। हम्म, तो और मौनी रॉय, उसने तो कोई फिल्म भी नहीं करी, वो टीवी सीरियल में 1-2 में आई थी। तो वो हाँ, ऐसी लाइफ कैसे सरवाइव कर पा रही है? हम्म, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सब है, मतलब कुछ कनेक्शन है। अब परिणीति चोपड़ा और ये राघव चड्ढा का देख लो, हम्म, परिणीति चोपड़ा के पास तो कुछ है भी नहीं, वो तो पूरी खाली है। हम्म, तो इतनी लेविश शादी करने का पैसा कहाँ से आया? हम्म, राघव चड्ढा यदि मंत्री है तो मंत्री का सैलरी कितना होता है? दो और दो लाख डायमंड रुपए रिंग। 2 लाख रुपए सैलरी होता है। हम्म, तो साल का 25-26 लाख रुपया, 24-25 लाख कमाता है, तो उसमें से उसको हम्म, टैक्स 30% देना ये होगा लोग तो राघव क्या चड्ढा को। काजल, ये लोग तो अपना एफिडेविट में भी झूठ लिखते हैं, सब झूठ। हाँ, जो एजुकेशन है, जो उसका एसेट्स है, सब झूठ है। और फिर हाँ, कैसे ये शादी के लिए इतना खर्च करते हैं? डायमंड डायमंड रिंग, और क्या बोलते हैं, 10 lakhs पर नाइट फॉर द हनीमून स्वीट। मुझे नहीं, मैं मेरे को भी ये बहुत चीजें जो है कुछ डाउट खड़े करती है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है वो बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है। और इसीलिए बॉलीवुड को, जो कुछ हमारे नेता वगैरह है, चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे अपने इंडिया लेवल पर हो, वो भी इतना, वो इसको नहीं उछालते। और हमेशा आप देखना कि हीरो हीरोइन के साथ घूमेंगे, प्रोग्राम में बुलाएंगे उनको, इधर उधर सदन वदन दिखाने ले जाएंगे, नहीं सदन वगैरह। तो शायद उनका बेचारों का दाना पानी चलता होगा, और क्या है। Yeah. Also, you have heard of रणबीर कपूर का जो ईडी ने समन किया महादेव मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जहां उसने एक ऐप प्रमोट कर रहे थे, बेटिंग ऐप। तो इसमें ईडी ने उनको समन किया था। और ये जो ऐप है, इट इज फॉर इलीगल बेटिंग on various online games like poker, card games, badminton, tennis, football, and cricket. And it's also run by Dubai-based Saurabh and Ravi Uppal.
So you can see even in election they were going to use this app. इस इलेक्शन में ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। जैसे आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प की जो सेकंड टर्म थी उसमें उसको हराने के लिए चाइना ने चाइनीज वायरस लाया, जिसको लोग कोरोना बोलते हैं पर वो चाइनीज वायरस है। फिर इन्होंने इलेक्शन के ठीक पहले ब्लैक लाइव्स मैटर वाला पूरा मुद्दा उछाला। ये क्योंकि उसको उसकी जो पॉलिसीज थी उससे चाइना को फायदा नहीं हो रहा था। तो मतलब हाँ। क्या है कि विश्व में कब्जा करना चाहता है कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट कंधा किसका यूज करता है? मुसलमानों का, इस्लामिस्ट का। तो कहीं ना कहीं से फंड आ रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को इन्होंने हरा दिया क्योंकि पॉलिसी चाइना के इशारे पर करना है। सबसे बड़ा माफिया जो है वो चाइना बैठा है। अब भारत उससे आगे बढ़ रहा है। भारत बहुत जल्द तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, ये घोषणा मोदी जी ने कर दी है। भारत को विश्व गुरु की तरह पूरा विश्व देख रहा है और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। चाइना की इमेज खराब हो चुकी है। बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भारत में अपने जो है खोल रहे हैं, अपने ऑफिसेज बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे गुजरात में गिफ्ट सिटी बना कर्नावती में, तो आप देखिए कि उसमें काफी मल्टीनेशनल कंपनीज आई है, इनफैक्ट मल्टीनेशनल बैंक आए हैं। तो वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एफडीआई का आ रहा है ना। तो इससे चाइना को हो रही है दिक्कत, और वापस पड़ोसी राज्य और हमारे काफी जमीनों पे खर्च कर दिया। और पिछली सरकारें जैसे उनको प्लेटर में सब सौंप देती थी, वैसा अब इनका हो नहीं रहा है। तो कल तक जो कंट्रोल में थे वो सडनली बाप कैसे बन गए हमारे, तो वो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा। तो ये पूरी वही कोशिश कर रहे हैं। ये अभी देखो एनआईए ने कुछ 3 आतंकवादी पकड़े ना 3 दिन पहले दिल्ली से। हाँ। तीनों के तीनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। जो शहनवाज है वो माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने की अक्षरधाम मंदिर में पूरी इन लोगों की प्लानिंग थी। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना है और गवर्नमेंट को एंटी हिंदू दिखाना है। हाँ। और इनके लिए विन विन सिचुएशन, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगी तो वो एंटी मुस्लिम दिखाई देगी, और अगर सॉफ्ट स्टैंड लेती है तो एंटी हिंदू दिखाई देगी। हाँ, तो बिल्कुल। दोनों तरफ से जो है इन लोगों का फायदा हो। इसलिए 2024 का चुनाव मोदी जी ना जीते उसके लिए आप देखना कि ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे। अपने और जान क्यों देंगे। ऐसा, हाँ, और ये क्यों सडनली हेट स्पीच का एकदम से इतना आने लगा है? क्योंकि हमें पता है कि जुडिशरी में कुछ कम्युनिस्ट लोग जो है वो इनके बैठे हुए हैं, और इससे क्या है कि हिंदुत्ववादी लोगों को जो है जेल जाना पड़ रहा है, इन लोगों को बेल मिल गई है। तो उससे भी एक माहौल खड़ा करे कि भाई ये तो जो है वो एंटी हिंदू है और अपने ही हिंदुत्ववादी लोगों को जेल भेज रही है। और और एक इसमें लास्ट इनका साथ कुछ नेता भी दे रहे हैं, हमारे ही नेता दे रहे हैं, क्योंकि और एक उनको लास्ट सडनली, हाँ, क्योंकि उनको सडनली 300 400 500 करोड़ यदि किसी नेता को देना है। हाँ। आपको याद होगा इराक का जो तख्ता पलट हुआ था ना, वो इराक का तख्ता पलट कैसे हुआ था? ऐसे ही हुआ था कि वहां की जो गवर्नमेंट थी वो सेक्युलर गवर्नमेंट थी। उसका जो सोच था वो सेक्युलर था, वो बहुत छूट छाट देती थी। तो इन्होंने सडनली तख्ता पलट करने के लिए उनके पार्टी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको, मैं आपको 80s की बात बता रही हूँ, 70s की, कि उस वक्त उन्होंने 400 करोड़ रुपए एक एक नेता को दिए थे कि तुम अच्छा। अपने ही नेता का तख्ता पलट कराओ। हाँ, मैं वहां थी और उस वक्त काजल, हुआ था। जब मैं इराक में थी। या आप थे उस वक्त? हाँ, तो फिर तो आपसे बेहतर तो और कौन जान सकता है कि ये कैसे किया था। और एक लास्ट कमेंट काजल, अबाउट लव जिहाद, आपने बोला कि कुछ नई ब्रेकिंग न्यूज है, उसके बारे में जरा बताएंगे? जी, मैं अभी बस ये आज ट्विटर लाइव भी करने वाली हूँ कि तारा सहदेव जो कि नेशनल शूटर है, 9 साल पहले तारा सहदेव को एक हिंदू लड़का मिलता है। वो तारा सहदेव को अपने प्यार में फंसाता है, वो उसके पूरे परिवार को भी फंसाता है, और उस मुस्लिम लड़के का फैमिली भी हिंदू बनके तारा सहदेव की फैमिली से मिलता है और शादी का प्रस्ताव देता है। और फिर शादी होने के बाद में जब तारा सहदेव अपने ससुराल जाती है तब पता चलता है कि ये तो मुसलमान है। कैसे अच्छा। जान बचा के तारा सहदेव वहां से भाग के निकलती है। हाँ, हाँ, हाँ। और ये 9 साल की वो लड़ाई लड़ती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग बोलते हैं ना, क्या इसमें हिंदू संगठनों ने बहुत सपोर्ट किया। एक अकेली महिला और उसका परिवार ये लड़ाई नहीं जीत सकता। और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन आज कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने, कि लव जिहाद के इस मैटर में जो उसकी सास थी उसको 10 साल की सजा मिली है। जो उसका पति ढोंगी था, झूठा मुसलमान,
क्रिमिनल आतंकवादी, उसको आजीवन उम्र कैद मिली है, मतलब जिएगा तब तक वो और आपको एक और बात बताए, इसमें जज भी इन्वॉल्व थे, तो जज के जो जज इन्वॉल्व थे उन पर भी कार्रवाई हुई। फिर जो जज का टाइपराइट, मतलब जो अंदर के सारे क्लेरिकल काम करते हैं ना कोर्ट रूम के, वो इन्वॉल्व था, उसको भी 15 साल की सजा हुई है आज। ये ऐतिहासिक डिसीजन आया है। वेरी गुड, वेरी और तारा सहदेव से मेरी अभी जस्ट आपका कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले ही मेरी 10 मिनट उनसे फोन पे बात हुई कि वो अभी मीडिया बाइट वगैरह देकर कोर्ट से वहां से वो निकले हैं, और उन्होंने मुझे ये मैंने उनको बधाई दी कि ये बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है। Yes, और मुझे लगता absolutely. है बॉलीवुड को इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए, तारा सहदेव की इस केस पर, लव जिहाद हाँ, पर, कि कैसे मुस्लिम हिंदू बनकर फंसाता है पूरे परिवार को, और 9 साल तक वो लड़की लड़ती ले रहती है, और आज उसको न्याय मिलता है, हिस्टोरिकल डिसीजन आता है, ऐतिहासिक निर्णय ये आता है कि इस लड़की की जीत होती है। आपको पता है उसको ये जो रसूखदार परिवार का था, जो मुस्लिम फैमिली, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, आप देखो पॉलिटिशियन मिले हुए, सरकारें मिली हुई थी, जज मिले हुए थे, ये क्या My God. संघर्ष रहा है इस बच्ची का, बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और इसमें यदि हिंदू संगठनों का सपोर्ट नहीं होता ना, तो ये तो जीतते नहीं। आप सोचिए तारा सहदेव आज हमारे बीच में भी नहीं होती, उसको कब का मार दिया होता, मार के कहाँ गाड़ दिया है वो भी हमें पता नहीं होता। और ये केस तो जीतना दूर की बात, लड़ना भी बहुत कठिन था। तो Brilliant. मैं सभी Yeah. हिंदू संगठनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इस केस में जो उन्होंने मदद करी है तारा सहदेव को, वो एक बहुत बड़ा उपकार है। नवरात्रि आने वाली है और माँ जगदम्बा की कृपा तारा पर रहे, और वो अच्छा जीवन उनके जीवन में वो अब बहुत खुश है, और वो नेशनल शूटर है, हमारे देश का नाम इसी तरह से वो रोशन करे, और उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। Thank you so much, Kajal. Brilliant news. And thank you so much. And wish you all success as you go on another session outside, as you are being called everywhere. Wish you all success. Thank you. जी, Jai Hind. थैंक यू, नमस्ते, Good नमस्ते, जय night. हिंद, Good night. जय श्री राम जी, नमस्ते।